नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अवध एडोहम में। मैं अवध किशोर आज आपके साथ एक नए टॉपिक की चर्चा पर आया हूं और आज का टॉपिक होगा मेरा सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। यह टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। जो भी कंपटीशन का आप एग्ज़ाम देंगे, जैसे एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट पीएससी हो, सुपर टेट हो, या जो बच्चे 12 में पढ़ रहे हैं, चाहे जो भी बोर्ड पढ़ रहे हैं, उनके हिस्ट्री में ये टॉपिक है ही है। आपको पढ़ना है और अगर ये टॉपिक आप पढ़ लेंगे इस वीडियो के माध्यम से तो आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। तो हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसकी चर्चा आपके सामने रखता हूँ। हम लोग पहले इसके इतिहास को पढ़ेंगे, सभ्यता का विस्तार, कालखंड, प्रमुख स्थान, नगर योजन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। साथियों, मैं आपको बता दूं, जिन बच्चे का हिस्ट्री है 12 में, वो बच्चे मेरे टेलीग्राम पे चैनल पर इसके नोट्स को भी प्राप्त कर सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो साथियों चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन साथियों, आप मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले आपको ये जानना होगा सिंधु घाटी सभ्यता है क्या। एक्चुअल में आज से बहुत वर्ष पहले, जिसका आगे हम चर्चा करेंगे कितना वर्ष पहले, एक सभ्यता जिस प्रकार हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं अभी वर्तमान परिस्थिति में, उसी प्रकार पहले भी इंसान रहता था। और वो क्षेत्र क्या था इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन आप मोटा मोटी अभी यही जान लीजिए कि ये क्षेत्र में जो लोग रहते थे आज से 5000 साल पहले, उनका जीवन यापन कैसे होता था इसके ही बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कि ये कुछ ज़्यादा है ही नहीं, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा एक स्थान का नाम है, वो भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। भारत में सिंधु सभ्यता ये नगरीय सभ्यता थी। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जैसे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों में रहते हैं, तो ये शहरी सभ्यता थी, यानी नगर के जैसा था। खुदाई में प्राप्त जो अवशेष का मतलब होता है जो चीज़ वहाँ से मिला हमको, उससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों की सोच अत्यंत विकसित थी। उन्होंने पक्के ईंटों में रहना आरंभ किया था। सोचिए, आज से 5000 साल पहले ऐसी घटना घटती है और वहाँ पर इतने विकसित हैं, तो सोच सकते हैं आप। चूँकि इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों के आसपास हुआ था, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कही जाती है। तो यहाँ एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कही जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिंधु नदी कहाँ पर, सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में बसे थे, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कही जाती है। इस सभ्यता की खुदाई सबसे पहले वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित एक स्थान है जिसका नाम है हड़प्पा। वहाँ पर इसकी खुदाई की गई और वहाँ से ही अवशेष प्राप्त हुए, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है। जिस प्रकार हम अपने थंबनेल में लगाए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो इस बात से क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं साथियों। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड पढ़ेंगे। कालखंड का मतलब ये होता है कि उनका जो समय सीमा कब से कब तक था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड, सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड, सिंधु घाटी सभ्यता का जो निर्धारित किया गया है वो विद्वानों में मतभेद है। अब कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ, तो इसको कोई सिस्टम से हमने दिखाया है। देखिए, प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति यानी प्राक हड़प्पा संस्कृति जो था
वो 3200 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व। अब सर ईसा पूर्व क्या होता है? ईसा पूर्व ये होता है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो काल है उसको ईसा पूर्व कहा जाता है। और ये जो काल अभी चल रहा है ये काल को कहा जाता है एडी, अन्ना डोमिनी, मतलब ईसा मसीह के काल के बाद का काल, उसको एडी कहा जाता है। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का ये पहले वाला काल है 3200 से 2600 ईसा पूर्व। अब जो मेन काल है आपको एग्जाम में यही काल लिखना है कि 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक का जो काल है इसी को हड़प्पा का काल कहा जाता है। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि हड़प्पा संस्कृति का कालखंड क्या है तो लिखना है 2600 BC, इसको BC भी लिखेंगे, टू 1900 BC, ये हो गया कालखंड। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया। तो अब इसके नेक्स्ट टॉपिक हड़प्पा घाटी का जो विस्तार क्षेत्र है, हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार क्षेत्र है, कहाँ कहाँ ये फैले हुए थे। अब सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र का विस्तार कैसे कैसे है, अब इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो देखिए विस्तार क्या है, इसमें देखिए ये भारत भूमि पर कितना 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में त्रिभुजाकार स्वरूप है। त्रिभुजाकार स्वरूप कहने का मतलब वो भी आपको हम समझा रहे हैं। यह उत्तर में यानी मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में देमावाद यानी महाराष्ट्र और पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और पश्चिम में सुत्ता कैंडोर यानी पाकिस्तान तक ये फैला है। अब उसका क्षेत्र हम कुछ मैप के द्वारा आपको दिखा देते हैं। देखिए ये रहा हमारा भारत। देखिए ये जो क्षेत्र है ये भीमराना, ये भारत में है। हड़प्पा देखिए यही है हड़प्पा, ये पाकिस्तान में है हड़प्पा। मोहनजोदाड़ो, ये मोहनजोदाड़ो है और ये है मेहरगढ़। यहाँ से आप एक लकीर खींच देते हैं, यहाँ ये हो गया और ये क्षेत्र को आप ऐसे मिला दीजिए और ये होते होते ये क्षेत्र ऐसे मिल जाता। देखिए ये पूरी सभ्यता जो है एक त्रिभुजाकार ही तो सभ्यता है, तो ये त्रिभुजाकार सभ्यता है। अब ये मैप के हिसाब से आप समझ गए। तो कुछ क्षेत्र भारत में भी है, भारत के किस किस क्षेत्र में, राजस्थान में है, पंजाब में है। ये क्षेत्र मेरठ है, ये मेरठ के क्षेत्र में है और पाकिस्तान में है और अफ़गानिस्तान में कुछ क्षेत्र हैं। तो चलिए यहाँ तक हम समझ गए ये किस किस क्षेत्र में क्या है। अब लोग आगे चलते हैं। अब देखिए ये सौराष्ट्र, सौराष्ट्र का अर्थ गुजरात में कुछ क्षेत्र को सौराष्ट्र कहते हैं। हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भी फैला हुआ है। तो ये क्षेत्र आपको पूछेगा कि भारत के किस किस हिस्सों में सिंधु घाटी सभ्यता फैले हैं, तो क्या बोलना है? सौराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, जो पश्चिमी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का। चलिए अब हम लोग इसके कुछ स्थानों को पढ़ते हैं। वो स्थान को हम मैप के साथ आपको हम पढ़ाएंगे। देखिए अब ये हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हड़प्पा को। इसको पढ़ेंगे, सबसे प्रमुख चीज़ है, इसका प्रमुख स्थान है हड़प्पा। यह वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। यहाँ सबसे पहले उत्खनन का कार्य किया गया हड़प्पा में। यह रावी नदी के तट पर है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा क्षेत्र यानी हड़प्पा शहर किस नदी पर है? तो रावी नदी पर। किस नदी पर? रावी नदी पर है। इसको आप याद रखिएगा, यही पूछेगा एग्जाम में। अब इसका कैसे क्षेत्र है, किस तरह का है, वो देखिए। ये है हड़प्पा शहर जो पहले बसा हुआ था, यही पूरा क्षेत्र है हड़प्पा। और
ये खुदाई से प्राप्त ये सब अवशेष देखिए कैसे कैसे मिला है, ये सारे अवशेष हैं उसके। तो सबसे पहले 1826 ईस्वी में जब यहाँ पर अंग्रेज आए थे एक पर्यटक के रूप में, मतलब कुछ पर्यटक आए थे घूमने, इसका नाम था चार्ल्स मेसन। मेसन ने हड़प्पा के टीले के विषय में जानकारी दी कि वहाँ कोई टीला है। इसके बाद हड़प्पा स्थान में विधिवत जो खुदाई होती है वो खुदाई किया गया 1921 में। वो खुदाई किसके संदर्भ में किया गया था? तो उस खुदाई कराने वाला व्यक्ति जिसके नेतृत्व में हुआ था उनका नाम है दयाराम साहनी। ये याद रखेंगे, पूछता है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो वहाँ पर आप कहेंगे दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, ये याद रखिएगा, ठीक है, दयाराम साहनी का। अगर साथियों इसका आपको PDF चाहिए सेम टू, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, और वहाँ से जब आप ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल तो आपको अच्छे से ये PDF प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आप ज़रूर ज्वाइन करिए। इस स्थान पर आबादी वाले क्षेत्र भाग में एक कब्रिस्तान की प्राप्ति हुई थी, एक कब्र मिला। कब्र का अर्थ होता है जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है, जिसे विद्वानों ने कब्रिस्तान H का नाम दिया गया। पूछेगा वहाँ के कब्रिस्तान को क्या नाम दिया गया? कब्रिस्तान H। तो देखिए इतनी गहराई से ये सब पॉइंट कोई खोज कर नहीं लाता है साथियों, मैं लाया हूँ। तो ज़रूर मेरे वीडियोस को आप लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हड़प्पा से हमें एक विशाल अन्नागार के साक्ष्य भी मिले। अब सर अन्नागार क्या होता है? अन्नागार वो चीज़ होता है जहाँ पर अन्न मतलब क्या होता है? अनाज जो हम लोग खाते हैं उसको एकत्र करके रखा जाना जिसे गोदाम आप कह सकते हैं उसको। यह सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसकी संरचना जो है अन्नागार में 6-6 की 2 पंक्ति में कुल 12 विशाल कक्ष निर्मित किए गए। मतलब एक गोदाम टाइप का मिला था जिसमें अन्न रखा जाता था। हड़प्पा से हमें एक पीतल का इक्का गाड़ी भी मिला है। इक्का गाड़ी जिसको आप टमटम कह सकते हैं। इसी स्थान पर स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली एक मृत मूर्ति प्राप्त हुई। इसका अर्थ ये हुआ कि हड़प्पा वासी धरती माँ की पूजा करते होंगे, क्योंकि ये मूर्ति उसी टाइप का हुआ है। क्या है? स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, स्त्री को माँ के रूप में दिखाया गया है। तो किसके गर्भ से पौधा निकलता है? तो धरती के गर्भ से निकलता है। इसीलिए कहा गया है कि हड़प्पा वासी धरती माँ की पूजा करते होंगे। देखिए समूची हड़प्पा सभ्यता में हमें सबसे अधिक अभिलेख युक्त मुहरें यहीं से प्राप्त हुई। अब कहेगा कि सबसे ज़्यादा अभिलेख हड़प्पा के किस शहर से हड़प्पा सभ्यता के किस शहर से प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से। समझ में आया आपको? हड़प्पा का पूरा डिटेल आपको मैं दे दिया हूँ। ये शहर भी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये शहर है। ये सब आप देख रहे हैं, ये सारे चीज़ आपको यहाँ दिख रहा है, कहाँ क्या है आप इसको अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यही हड़प्पा का क्षेत्र है। तो चलिए हम लोग आगे शहर की चर्चा करते हैं। साथियों अब हम लोग दूसरे शहर को पढ़ेंगे जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। इसको कोई मोहनजोदाड़ो भी कहता है। तो आपने फिल्म में भी मोहनजोदाड़ो देखे होंगे, कुछ उस तरह का सीन दिखाया गया है। ये कुछ उसमें सही तथ्य भी दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले आप मोहनजोदाड़ो का शहर कैसा था उसको देख लीजिए। देखिए ये मोहनजोदाड़ो का शहर है। देखिए ये यहाँ पर ये स्नानागार दिखाया गया है, ये टीला दिखाया गया है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये रास्ता है और तरह तरह के चीज़। यहाँ जब स्नानागार होता है बगल में यहाँ बाथरूम और
दिखाया गया है और कपड़े बदलने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर बना के रखता था हड़प्पावासी। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, मोहनजोदाड़ो का सिंधी भाषा में शब्द होता है मुर्दों का टीला, यानी मृतकों का टीला। यह वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध लरकाना ज़िले में स्थित है। पूछेगा मोहनजोदाड़ो कहाँ है, तो पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में। यह स्थान सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इस शहर पर उत्खनन कार्य जो किया गया था वो 1922 ईस्वी में किया गया। रखाल दास बनर्जी, आपने क्या पढ़ा? देखिए, एक बात यहाँ ध्यान रखने की बात, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी पर, याद रखिए क्वेश्चन पूछता है। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर बसा है, ये दोनों क्वेश्चन। हड़प्पा की खोज 1921 और मोहनजोदड़ो की खोज 1922। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी, मोहनजोदाड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी ने किया था। ये बात आप जरूर समझ लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछने हैं। इस स्थान से हमें एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ। देखिए, यही स्नानागार प्राप्त हुआ है जो यहाँ पर दिखाया गया। यह स्नानागार है, ये जो दिखाया गया ये स्नानागार प्राप्त हुआ है। अब देखिए, यहाँ सड़कों का जाल बिछा हुआ था, इसका मतलब ये व्यापारिक केंद्र होगा। देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर सड़कें ग्रिड प्रारूप में बनी थी। यहाँ से मिली सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। यहाँ भी अन्नागार की प्राप्ति हुई है। यहाँ क्या क्या मिला? स्नानागार भी मिला, अन्नागार। सर, स्नानागार क्या होता है? स्नानागार समझिए, इसके बारे में कहा जाता है कि बहुत बड़े स्नानागार होते हैं, एक पोखर, एक तालाब टाइप का। वहाँ पर क्या होता था कि जब कोई पर्व या त्यौहार, कोई इवेंट होता होगा तो वहाँ पर लोग जाते होंगे कोई बड़े इवेंट में क्या करने, तो नहाने के लिए। और नहाने का एक अच्छा व्यवस्था दिया गया था, बहुत अच्छा व्यवस्था बनाया गया था। क्यों? ताकि अच्छे से नहाए। बगल में कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम भी बनाए गए थे, चेंजिंग रूम बनाया गया था। ये सारे व्यवस्था वहाँ पर किए गए थे, इसीलिए उनको ज़्यादा ही प्रायोरिटी दिया गया है। देखिए आगे, सर्वाधिक मुहरें यहीं से प्राप्त हुई। उल्लेख है कि हड़प्पा स्थल से सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहरें प्राप्त हुई। यहाँ प्राप्त अन्य कुछ अवशेष मिले हैं। तो क्या क्या अवशेष मिले हैं उसको आप जरा देखिए ध्यान से, वो एग्ज़ाम में पूछे जाते। क्या क्या प्राप्त हुआ है भाई? कांसे की नर्तकी ने नाचने वाली मूर्ति, एक लड़की नाच रही है उसकी मूर्ति प्राप्त हुआ है। मुद्रा पर अंकित पशुपति, पशुपति डेट मीन्स भगवान शिव की बात यहाँ कर रहे हैं। भगवान शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है, पशुपतिनाथ की मूर्ति। सूती कपड़ा, इसका मतलब है वहाँ के लोग सूती कपड़ा पहनते थे। अलंकृत दाढ़ी वाला पुजारी, इससे ये सिद्ध होता है कि वहाँ पूजा पाठ भी लोग करते थे। पुजारी जब है तो पूजा पाठ होगा ही। इत्यादि चीज़ें प्राप्त हुई। तो ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि कांसे की नाचने वाली मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, कि वो लड़की, एक नाचती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? हड़प्पा से प्राप्त हुई, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई। तो आपको क्या मानना है कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई। ठीक साथियों, आपको ये समझ में आ गया होगा। मोहनजोदाड़ो के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके सामने में रख दिया। अब आगे चलते हैं।
अब आगे है चाहुंदड़ो। ये वर्तमान में पाकिस्तान सिंधु नदी के तट पर है। यहाँ पर उत्खनन का कार्य 1935 में हुआ, ये याद रखिएगा, 1935 में। अब किसके नेतृत्व में हुआ तो देखिए अर्नेस्ट मेके, ये याद रखिएगा, अर्नेस्ट मेके के नेतृत्व में ये खोज हुआ था। यहाँ पर शहरीकरण का अभाव था। जिस प्रकार आपने देखा कि मोहनजोदड़ो में क्या थी, सड़कों की जाल थी, लेकिन यहाँ पर शहरीकरण का अभाव है। शहरीकरण का अभाव का मतलब ये ग्रामीण क्षेत्र होंगे कुछ। इस स्थान पर विभिन्न प्रकार के क्या मनके, उपकरण, मुहरें इत्यादि प्राप्त हुई हैं। इस आधार पर विद्वानों द्वारा ये अनुमान लगाया जाता है कि चाहुंदड़ो में मनके निर्माण का कार्य होता था। इसलिए इस स्थान को सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक केंद्र माना जाता है। अब पूछेगा औद्योगिक केंद्र, नहीं, औद्योगिक केंद्र किसे कहा गया, तो चाहुंदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक केंद्र कहा गया। अब हम लोग कालीबंगा को पढ़ेंगे। देखिए कालीबंगा स्थल वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। आपको कोई पूछेगा कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। यह प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। ये भी पूछता है कि कालीबंगा किस नदी के तट पर है, तो सरस्वती नदी का। इस स्थान की खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने किया था। किसने, अमलानंद घोष। ये भी पूछेगा आपको कि कालीबंगा की खोज किसने की थी, तो अमलानंद घोष ने। कब, 1953 ईस्वी में किया था। अब देखिए कालीबंगा नामक स्थान से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ उसको आप जरूर देख लेंगे। ये क्वेश्चन जरूर पूछता है और पूछना ही पूछना है। क्या वह जूते हुए खेत, एक साथ 2 फसल की बुनाई, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। यहाँ जल पर निकासी प्रणाली के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो यहाँ क्या क्या मिले, 2 फसल की बुनाई, खेत मिले, जुता हुआ खेत। यहाँ पर बेलनाकार मुहरे और अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। पूछेगा बेलनाकार मुहरे कहाँ मिली, तो कालीबंगा में। ये एकदम परीक्षा के दृष्टिकोण से ही मैंने रखा है मेन पॉइंट को। चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए, बीपीएससी दीजिए, एसएससी दीजिए, बैंकिंग का दीजिए, कोई भी दीजिए, ये आपको पूछेगा ही पूछेगा। तो ये हो गया कालीबंगा। अब हम लोग चलते हैं लोथल की ओर। लोथल का सफ़र कैसा रहेगा देखते हैं। एक्चुअल में लोथल वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है, भोगवा नदी, याद रखिएगा, भोगवा नदी के तट पर। ठीक, अब देखिए यह स्थान खंभात की खाड़ी के अत्यंत निकट है। इस स्थान की खोज कब हुई थी, 1957 में। किसने किया था, श्री S.R. राव ने। श्री S.R. राव ने इसकी खोज की थी, याद रखिएगा ये बात। सिंधु घाटी सभ्यता का यह स्थान प्रमुख बंदरगाह स्थान है। अब बंदरगाह मतलब जहाँ से व्यापार होता था समुद्री मार्ग से। सिंधु घाटी सभ्यता इस बंदरगाह स्थल लोथल में एक विशाल गोदीबाड़ा मिला है। क्या मिला है, गोदीबाड़ा, याद रखिएगा। पूछेगा गोदीबाड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ, तो लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल से और क्या प्राप्त हुआ, लोथल से धान, बाजरे दोनों के साक्ष्य मिले हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि धान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो धान के साक्ष्य मिले हैं लोथल से। कहाँ से, लोथल से। और बाजरे के भी।
इस बंदरगाह स्थल से हमें 3 युगल समाधि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये हो गया लोथल। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे धौलावीरा को। धौलावीरा वर्तमान में गुजरात के कच्छ जिले में है। कहाँ स्थित है? कच्छ जिले में। ये याद रखिएगा, कच्छ जिले में। भाऊच तहसील के निकट स्थित है। नहीं, तहसील में ही स्थित है, निकट क्या, तहसील में ही है। यह सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल मानहर वो मानसर नदी के पास है। कौन कौन? याद रखिए, मानहर और मानसर नदी, ये दोनों। कि धौलावीरा कहाँ है? तो मानहर और मानसर नदी। धौलावीरा कहाँ है? मानहर और मानसर नदी, इसको रट लीजिए। धौलावीरा में अन्य सिंधु सभ्यता कालीन स्थलों के विपरीत नगर विभाजन 3 हिस्सों में विभक्त था। क्या क्या मिला वहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता कालीन अन्य नगरों का विभाजन 2 हिस्सों में था, लेकिन ये 3 हिस्सों में था। धौलावीरा याद रखिए, पूछेगा धौलावीरा कितने हिस्सों में था? नगर योजना कितने में विभाजित था? 3 हिस्से में। धौलावीरा में हमें बांध, कृत्रिम जलाशय साक्ष्य मिले हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि इस नगर में जल प्रबंध की उत्कृष्ट व्यवस्था मौजूद थी। समझ में आया? ये धौलावीरा की कहानी है। साथियों, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए साथियों, अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का नगर योजना के बारे में पढ़ेंगे। नगर कैसे कैसे था। देखिए, सड़कें समकोण पर काटती थी। समकोण पर काटने का मतलब ये हुआ कि अगर एक सड़क यहाँ से जाती थी तो दूसरी सड़क यहाँ से प्रारंभ होगी। मान लिया जाए ये सड़क है, ये सड़क में ये मेन गली है और यहाँ से ये गांव की गली, यानी कि घर इसमें होगा। तो ये एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। इस प्रकार से नगर योजना एक ग्रिड प्रारूप अर्थात जाल पद्धति पर आधारित थी। ये पूछता है कि नगर योजना किस पर थी? तो ग्रिड पद्धति पर। सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी प्रणाली में अपना विशेष महत्व था। इस दौरान शहर में नालियों का जाल बिछा हुआ था। और एक बात अगर आप देखेंगे तो उसकी जो नालियाँ थी वो बड़ा अच्छे ढंग से था। मान लिया जाए ये नाली जा रही है तो बीच बीच में ये गड्ढा कर देता था, जिससे क्या होता था, इसमें जो भी कूड़ा कचरा आता था वो यहाँ पर गड्ढे में भर जाता था और पानी निकल जाता था। और जब आवश्यकता होती तो उस समय ये यहाँ पर एक ढक्कन होता था। इस ढक्कन को उठा के ये कचरे को यहाँ से साफ कर दिया जाता। तो आप समझ सकते हैं कि कितना वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया होगा। भवन निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। और सिंधु घाटी सभ्यता कालीन प्रत्येक सिंधु घाटी सभ्यता के समय प्रत्येक घर में एक रसोई और स्नानागार होता, नहीं एक बाथरूम और किचन जरूर होता था। शहर 2 हिस्सों में विभाजित था। एक पश्चिमी टोला जिसे दुर्ग कहा जाता, जबकि दूसरा पूर्वी टोला जिसे निचला नगर कहा जाता। ये दुर्ग में राजा महाराजा रहते थे और निचले नगर में गांववासी रहते थे, नहीं वहाँ की जनता रहती थी। यही प्रारूप है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। साथियों, अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कालीन लोगों की सामाजिक स्थिति को देखेंगे, उससे पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे रहते थे, कैसे उनका खान पान था। देखिए, सबसे पहले यह समाज मातृसत्तात्मक रहा होगा। अब मातृसत्तात्मक मतलब ये होता है कि ऐसा समाज जिसमें माँ का वर्चस्व हो। अभी जो हम लोग रह रहे हैं वो पितृसत्तात्मक है। वो क्या है? पितृसत्तात्मक, जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ठीक। लेकिन उस समय मातृसत्तात्मक रहा होगा। इतिहासकारों के अनुसार समाज 4 वर्गों में विभक्त था। एक विद्वान,
योद्धा जो युद्ध करते थे, श्रमिक जो मजदूर थे, और व्यापारी जो व्यापार करते थे। ये 4 वर्गों में विभक्त होगा। ये लोग शाकाहार और मांसाहार दोनों तरह के भोजन का प्रयोग करते थे। ये ऊनी, सूती दोनों प्रकार के वस्त्रों को पहनते थे, यानी उपयोग करते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों ही आभूषण पहनती थी। याद रखिए, पूछता है एग्जाम में, पुरुष और महिलाएं दोनों आभूषण पहनते थे? हाँ, दोनों पहनते थे। और सबसे बड़ी बात यह है सिंधु घाटी सभ्यता के, ये लोग शांति प्रिय थे। क्या थे? शांति प्रिय। ये लोग तलवार, ढाल, अस्त्र शस्त्र, कवच आदि का प्रयोग नहीं करते थे, इसलिए इसका साक्ष्य भी नहीं मिला है। इससे विद्वान का मत है कि ऐसी सभ्यता थी जहाँ लोग शांति प्रिय रहते थे, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी थी, उसको हम लोग पढ़ेंगे। आर्थिक स्थिति को देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की आर्थिक स्थिति। ये लोग विभिन्न कृषि में खेती करते थे। खेती किसके किसके करते थे? जौ के, चावल के, गेहूं के, मटर के, सरसों के, राई के, तिल के, तरबूज के, खजूर के। ये भी आई है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या क्या खेती करते थे। याद रखिएगा, जौ, चावल, गेहूं, मटर, सरसों, राई, तिल, तरबूज और खजूर, ये सब उगाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से हमें जूते हुए खेत, यानी जोता हुआ खेत, एक साथ 2 फसल बोए जाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, जो पहले मैंने आपको पढ़ाया था। हड़प्पा सभ्यता का एक कांस युगीन सभ्यता थी, यानी कांसा का प्रयोग वो लोग करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे और टीन को क्रमशः 9:1 में मिलाया करता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे का प्रयोग से परिचित नहीं थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि किस धातु से परिचित नहीं थे, तो याद रखिएगा लोहा से वो परिचित नहीं थे। संभवतः उन्हें तलवार के विषय में जानकारी नहीं थी। इस दौरान आंतरिक और बाह्य दोनों ही व्यापार समृद्ध अवस्था में था। सुमेरियन सभ्यता के लेखों से यह पता चलता है कि विदेशों में सिंधु सभ्यता के व्यापारियों को मेलुहा के नाम से जाना जाता है। पूछेगा सुमेरियन सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों यानी व्यापारियों को किस नाम से, तो याद रखिए मेलुहा। क्या बोलेंगे? मेलुहा के नाम से जाना जाता था। ये भी वीवीआई पॉइंट है। लोथल नामक सिंधु घाटी सभ्यता जो वो स्थान था से हमें फारस की मुहरें प्राप्त हुई और कालीबंगा से बेलनाकार मुहरें प्राप्त हुई। ये प्रमाण दिखाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते थे। इसका मतलब वो अंतर्राष्ट्रीय दूसरी सभ्यता से भी व्यापार क्या करते थे? कौन कौन? सुमेरियन सभ्यता और फारस की सभ्यता, ये दोनों से वो लोग परिचित थे और दोनों में व्यापारिक संबंध थे। अब समझते हैं साथियों कि इतनी अच्छी सभ्यता थी तो ये नष्ट कैसे हो गया होगा। ये सोचने वाली बात है कि कैसे नष्ट हो गया। तो बहुत सारे विद्वानों में अनेक मत दिए, मतभेद है, लेकिन उनमें से कोई मत सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके कोई पुख्ता अनुमान नहीं है, कोई आधार नहीं है। जैसे कि गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर और पिगट महोदय के अनुसार उन्होंने कहा कि इसका पतन का कारण आर्य आक्रमण होगा, लेकिन विभिन्न शोधों के आधार पर ये पता चला
खंडन हो गया कि यह सिद्ध किया जा चुका है कि आर्य बाहरी व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वो भारत के ही मूल निवासी थे। तो आर्य का आक्रमण कैसे होगा? सिंपल सी बात है, जब यहाँ वही आर्य थे तो कैसे आक्रमण हुआ? तो ये तो कहानी निपट गया, ये हो गया क्रॉस, ये लग गया क्रॉस। आगे देखिए, अनेक विद्वानों का ये कहना है कि हो सकता है कोई जलवायु परिवर्तन हो गया हो, बाढ़ आ गया हो, सुखाड़ आ गया हो, प्राकृतिक आपदा कोरोना जैसी घटनाएं हो गया हो, या पारिस्थितिकी और संतुलन, प्रशासनिक शिथिलता इत्यादि को सिंधु घाटी सभ्यता के लिए पतन का कारण माना जाता है। तो ये मुझे कुछ हद तक सही लगता है, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, ये हो ही नहीं सकता। साथियों, यहाँ तक हम लोगों ने विस्तृत अध्ययन किया है सिंधु घाटी सभ्यता का। शायद आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा और आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपने मेरे वीडियोस को लास्ट तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और साथियों, आप अपना व्यक्तित्व का निर्माण इस तरह करिए कि आपके व्यक्तित्व के आलोक से पूरा संसार आलोकित हो। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।